वेलकम बैक बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.5 करने वाले हैं, जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ऐसा कहे कि इस चैप्टर के जो एप्लीकेशंस है उसको आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है। अब आप लोग इस चीज़ को हमेशा सोचते ही रहते हो कि जो मैथ्स हम लोग को पढ़ाया जाता है ये डेली लाइफ के अंदर कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर हम लोग डेली लाइफ में मैथ्स को अप्लाई करते हैं, और कुछ इंस्टेंसेस तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें पता भी नहीं चलता और हम लोग मैथ्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। वैसा ही एक एग्जांपल मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप सभी ने ओला उबर का नाम सुना ही होगा, कैब सर्विसेज है ना। तो सपोज़ कर लेते हैं कि आपको ओला से कहीं जाना है। ठीक है। आपने ओला पे राइड बुक करी और जो ओला वाला है ये आपको छोड़ने के पैसे लेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं उसका जो चार्ज है वो पिकअप का 25 रुपीज़ है। ठीक है। आपकी बिल्डिंग के नीचे आपको आके पिक करेगा, उसका वो 25 रुपीज़ लेता है। एंड देन उसके बाद ठीक है आपको जहाँ पर भी जाना है वो आपको छोड़ेगा और उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। और वो जो चार्ज है वो सपोज़ कर लेते हैं कि 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है। ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर पे वो क्या करेगा, आपसे 10 रुपया चार्ज करेगा। ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, यानी कि आपको जहाँ जाना है उसका आपको डिस्टेंस नहीं पता है कि आपको जहाँ जाना है वो कितना किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो आपके पास एक अननोन ये हो गया। अब आपको यही नहीं पता कि कितना दूर आपको जाना है, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ओला वाला आपसे कितना रुपया चार्ज करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितने अननोन्स हैं, 2 अननोन्स हैं। एक तो आपका डिस्टेंस जहाँ आपको जाना है, ठीक है, वो आपको पता नहीं है कि कितना किलोमीटर दूर है, और दूसरी चीज़ चार्ज जो ओला वाला आपसे लेगा। आई बात समझ में। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें कैसी है, वेरिएबल है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को चेंज करोगे वैसे वैसे चार्ज क्या होगा, वेरी करता जाएगा। एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। मान लेते हैं अगर आपने 1 किलोमीटर का सफ़र किया, ठीक है, तो ओला वाला आपसे कितना रुपया लेगा, 1 किलोमीटर का 10 रुपया। ठीक है। 10 × 1 और 25 रुपया पिकअप का लेगा, यानी कि वो टोटल आपसे 35 रुपीज़ चार्ज करेगा। समझ में आया। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना हो, आपको 2 किलोमीटर जाना हो तो 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से वो आपसे 20 रुपया चार्ज करेगा, है ना। 10 × 2 20 रुपया तो आपके 2 किलोमीटर का हो गया। एंड 25 रुपीज़ आपको पिक करने का, यानी कि वो टोटल आपसे 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 45 रुपीज़ चार्ज करेगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको 3 किलोमीटर जाना हो तो 10 × 3 30 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा और 25 रुपीज़ पिकअप का। सो इन टोटल ही विल चार्ज 55 रुपीज़ फ्रॉम यू। ठीक है। समझ में आ गया। ओके। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें बदल रही है, जो चीज़ें अननोन थी वही चीज़ें बदल रही है। ठीक है ना। एक तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस के चेंज होने से चार्ज भी बदल रहा है। समझ में आया। जो अमाउंट वो आपसे चार्ज करने वाला है वो अमाउंट भी बदल रही है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक तो आपका डिस्टेंस है जो बदल रहा है, ठीक है ना, और दूसरा आपकी अमाउंट है जो बदल रही है। ठीक है। क्योंकि अमाउंट डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के ऊपर, है ना। तो 2 वेरिएबल अपने पास यहाँ पर दिख रहे हैं। और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी तो 2 वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, यानी कि इस प्रॉब्लम को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में फ्रेम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। चलो अब इसको ट्राई करते हैं फ्रेम करने की, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के एप्लीकेशन कैसे होते हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो अमाउंट है ये y है, और जो डिस्टेंस आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं ये क्या है, x है। ठीक है ना। डिस्टेंस को मैं क्या मान रहा हूँ, डिस्टेंस को मैं x मान रहा हूँ, और जो अमाउंट आप लोग देने वाले हो ओला वाले को उसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है। तो ये जो y है ये कैसे मिलेगी, ये y आपको मिलेगी डिस्टेंस इंटू 10 + 25 से। ज़रा समझो इस चीज़ को, यही चीज़ हम लोग ने यहाँ पर लिखी, डिस्टेंस सॉरी ये तो अमाउंट है, चार्ज है उसका, डिस्टेंस इंटू 10 प्लस पिकअप चार्ज। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। आपका डिस्टेंस इंटू 10, जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा वो, एंड देन उसके अंदर 25 रुपीज़ ऐड करेगा पिकअप चार्जेस। फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो टोटल अमाउंट आपको पे करनी होगी। ठीक है। तो कैसे निकल रही है अमाउंट कैसे निकल रही है, डिस्टेंस इंटू 10 रुपीज़ प्लस 25 ऑफ पिकअप। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर की अमाउंट भी वैसे ही निकली है ना। डिस्टेंस इंटू 10 + 25 रुपीज़। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, डिस्टेंस इंटू 10 + 25 रुपीज़। ठीक है। तो अमाउंट कैसे मिल रही है, देखो ज़रा अच्छे से, अमाउंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 10। जितना भी डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे उसको वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, और प्लस 25 रुपीज़ पिकअप चार्जेस। क्लियर हुई ये बात। ठीक है। लेकिन अमाउंट को हम लोग ने क्या माना है, y माना है।
डिस्टेंस को क्या माना है, x माना है, तो डिस्टेंस इंटू 10 यानी कि x इंटू 10, और x इंटू 10 क्या होएगा, x इंटू 10 हो जाएगा 10x, x इंटू 10 क्या हो जाएगा 10x, और प्लस 25 रुपीज़ पिकअप के चार्जेस। देख रहे हो क्या, ये लीनियर इक्वेशन है ना, कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। x क्या है, आपका डिस्टेंस है, और y क्या है, आपकी अमाउंट है। समझ में आया? इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ तो और क्लियरली समझेगा, ठीक है ना। तो 10x माइनस वाई प्लस 25 इक्वल टू 0, इस y को मैंने इधर पे शिफ्ट कर दिया, तो इधर से इधर आएगा तो प्लस वाई क्या बन जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा। तो इक्वेशन हो गया 10x माइनस वाई प्लस 25, यहाँ पर क्या बच गया 0। अब ये इक्वल टू 0 ऐसे लिखूँ या इधर पे 0 डाल दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देते हैं। अब इसको देखो, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। समझ में आ गया? अब अगर आप लोगों ने कभी ओला का ऐप यूज़ किया होगा, तो जब आप लोग डिस्टेंस डालते हो, यानी कि मान लेते हैं कि आपको आपके घर से कहीं जाना है, ठीक है, तो जैसे आप आपकी पिकअप लोकेशन डालोगे और आपकी ड्रॉप की लोकेशन डालोगे, तो वो क्या करता है, अमाउंट बता देता है आप लोगों को, वो अमाउंट ऐसे ही निकालते हैं उन लोग। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने 1-2 ही चीज़ों को कंसिडर किया, उन लोग बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, वेट टाइम कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद ट्रैफिक के अंदर कितना टाइम जाएगा उसको भी कंसिडर करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्किंग कुछ ऐसे ही होती है। समझ में आ गया? तो ये एप्लीकेशन है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। क्लियर हो गया? सेट 1.5, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। पहला क्वेश्चन है 2 नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर and thrice the greater number is 19, ठीक है। then find the numbers। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन समझ में आया है सबको? क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ऑब्वियसली 2 नंबर्स होंगे तो उसमें से एक बड़ा एक छोटा होगा, दोनों भी इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 3 है। डिफर बाय 3 इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 है, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। अब 3 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस किया जा रहा है, क्योंकि अगर छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है। जैसे कि अगर मैं 2 में से 3 को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -1। छोटे में से बड़े को माइनस करने पे आंसर नेगेटिव में आता है। यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है ये पॉजिटिव में है, यानी कि हमने क्या किया है, बड़े में से छोटे को माइनस किया, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर्स अपने को दिए हुए हैं वो हम लोग को पता करने हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक x है और एक y है, तो 2 वेरिएबल्स अपने को मिल गए। समझ में आया? ठीक है। तो लिखेंगे कैसे इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट द ग्रेटर नंबर बी x, बड़े नंबर को x मान लेता हूं, एंड द स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है। ग्रेटर नंबर x है और जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है, y है। अब बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफर यानी कि डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, वो कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख करके छोड़ देते हैं हम लोग। ओके, अब दूसरी कंडीशन भी दी हुई है, द सम ऑफ, सम यानी कि एडिशन, सम यानी कि एडिशन, सम यानी कि एडिशन, किसका सम आगे बता रहा है, द सम ऑफ, किसका सम, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, किसका सम, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, इन दोनों का सम, किसका सम, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का और थ्राइस द ग्रेटर नंबर का। स्मॉलर नंबर कौन है, ये है, इसका ट्वाइस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी कि 2 × y,
थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी कि 3 इंटू एक्स, 3x, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y, थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी कि 3x, इन दोनों का सम यानी कि 3x प्लस 2y इज 19, यानी कि ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, एडिशन की वैल्यू किसके बराबर है, 19 के बराबर है। समझ में आया, तो ये दूसरा इक्वेशन अपने को मिल रहा है, क्लियर है। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। समझ में आया। अच्छा, अब दो इक्वेशंस दिख रहे हैं अपने को, लीनियर है दोनों, दो वेरिएबल्स वाले, तो इनको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से निकाल करके बताओ वो दो नंबर्स कौन से हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है ना। ओके चलो अब भी निकाल करके बताओ, चैट ऑन कर देता हूँ मैं। चलो जल्दी से बताओ, सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यूज बताओ। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2, ओके 5 3 से 15 प्लस 4, करेक्ट है बेटा, जीशान करेक्ट है। x इक्वल टू 5, करेक्ट। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2, करेक्ट। चलो और बच्चों का आया, और 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, ज़रा जल्दी सॉल्व करो, 1 मिनट है और सिर्फ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चलो जल्दी। अफीफा करेक्ट है बेटा। मारिया का है कि नहीं, मारिया कहाँ गई, इम्तियाज करेक्ट है बेटा, गुड। चलो ओके, समझ में आ गया मतलब कैसे करना है, ठीक है ना। चैट ऑफ कर देता हूँ, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैं इधर पे डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, एक्टिविटी है वो, ठीक है। चैट्स ऑफ कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोबाइल इस पे डिस्प्ले हो गया आपकी स्क्रीन पे। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, एक्टिविटी। देखो ये वाली क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ऊपर और नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई है वो रेक्टेंगल की लेंथ है, ठीक है ना। 2x प्लस वाई प्लस 8 रेक्टेंगल की लेंथ है, नीचे 4x माइनस वाई वो भी रेक्टेंगल की लेंथ है। और आप लोगों को ये बात पता होगी कि रेक्टेंगल की जो लेंथ्स होती है वो दोनों भी कैसी होती है, इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, जो आजू बाजू में है वर्टिकल जो सेगमेंट्स दिख रहे हैं वो क्या है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, ठीक है। तो पहली ब्रेड्थ 2y दी हुई है और दूसरी ब्रेड्थ x प्लस 4 दी हुई है।
तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों भी इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज मुझे निकाल करके बताओ और पेरीमीटर और एरिया दोनों सॉल्व करके बताओ जल्दी एकदम। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, ठीक है, चलो जल्दी चैट ऑन कर देता हूं फिर से। कैसे करना है जल्दी से ट्राई करो। मैंने हिंट भी दे दिया हूं आप लोगों को, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। एक्स और वाई की वैल्यूज निकालो, तो इक्वेशंस फाइंड आउट करके जल्दी से। आया आंसर, आया किसी का? जल्दी सॉल्व करके बताओ। y इक्वल्स टू 8 आ रहा है फीफा, y इक्वल्स टू 4, ये अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4 आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 8। ओके, 12 प्लस 4 16। ओके, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से। चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। ये क्या दे रखा है, देखो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है 2x प्लस वाई प्लस 8 है, और ये वाली लेंथ कितनी है 4x माइनस वाई। लेकिन एक ही रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो ये दोनों अलग अलग लेंथ्स नहीं है, एक ही है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस ब्रेड इज इक्वल टू दिस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, therefore 2x plus y plus 8 is equal to 4x minus y and 2y is equal to x plus 4। समझ में आ गया? ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x और y को एक जगह ले लेता हूँ, ये सारे के सारे राइट हैंड साइड पे भेज दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, एक काम करते हैं 8 को रहने देते हैं, ठीक है, तो 8 यहीं पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x, है ना, ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई पहले से बैठा हुआ है, ये प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा तो ये भी माइनस वाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 8 है, 4x में से 2x चला गया तो कितना बचेगा 2x, माइनस वाई माइनस 2y। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच गया, x माइनस वाई ब्रैकेट में बच गया इक्वल टू 8। ये 2 उधर नीचे चला जाएगा तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन जो अपने को मिल रहा है वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है,
2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसको सॉल्व कर रहे हैं अब, है ना। 2y किसके बराबर है, एक्स प्लस 4 के बराबर है, ठीक है। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, x को इधर लेकर के आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, दोनों इक्वेशंस ऐड हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है अपने को, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 प्लस में क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। ओके, अब देखो ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस 2y, माइनस वाई प्लस 2y यानी कि 2y माइनस वाई, है ना। 2y माइनस वाई कितना होता है, y होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 4 यानी कि 8, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब देखो किस किसने करेक्ट आंसर दिया था, y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 किसने दिया था, y इक्वल टू 8 सिर्फ अफीफ़ा ने दी है, ठीक है ना। चलो जीशान का x इक्वल टू 8 आ गया, अच्छा बाद में y इक्वल टू 8 आया है, ओके फाइन। चलो फाजिला का भी आ गया, तो y की वैल्यू 8 मिल गई, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, y इक्वल टू 8 को यहाँ पे डाल दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। वो सब आप लोगों को आता है, इसीलिए मैं एक एक स्टेप लिख के नहीं बता रहा हूँ। तो x की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। अभी अपने को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो पेरीमीटर निकलता कैसे है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है ना। 2 बार लेंथ को ऐड करेंगे और 2 बार ब्रेड्थ को ऐड करेंगे, पेरीमीटर यानी कि पूरी आउटर बाउंड्री, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि हम लोग 2 बार लेंथ को ऐड कर रहे हैं और 2 बार ब्रेड्थ को ऐड कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। ओके, अब लेंथ निकालनी है और ब्रेड्थ निकालनी है, तो लेंथ क्या है, ये है, या ऐसे बोलो ये है, ठीक है ना। तो इसके जरिए से लेंथ निकाल लो या इसके जरिए से लेंथ निकालो, आंसर एक ही आएगा। तो इसके जरिए से निकाल लेते हैं, छोटा है ये, तो 4x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगी, 4x माइनस वाई यानी कि 4 इंटू एक्स की जगह 12 माइनस वाई यानी कि 8, ठीक है। 12 4 48 माइनस 8 40 हो गया, तो लेंथ कितनी हो गई, 40 हो गई। प्लस अब ब्रेड्थ निकालेंगे, ब्रेड्थ कितनी है, 2y है, y कितना है, 8 है, तो 2y कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, 16 हो गई, समझ में आ गया। लेंथ 40 है, ब्रेड्थ 16 है, 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 56, 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 112। तो पेरीमीटर कितना आ गया, 112 यूनिट्स, ठीक है ना। कुछ सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग यूनिट्स ही लिखेंगे। तो पेरीमीटर कितना है, 112 यूनिट्स है। ओके, अब क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 40 है, और ब्रेड्थ कितनी है, 16 है, 16 4 64 यानी कि 640 स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया है। समझ में आ गया, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक मिस्टेक क्या होती है पता है, आप लोग क्या करते हो मालूम है, x को लेंथ मान लेते हो और y को ब्रेड्थ मान लेते हो। ये बड़ी वैल्यू है, ये लेंथ होगी, ये छोटी वैल्यू है, ये ब्रेड्थ होगी। ऐसा नहीं है, लेंथ देखो यहाँ से मिलेगी, ये लेंथ है ये, ठीक है ना, ये लेंथ है या फिर ये लेंथ है, दोनों सेम रहेगी। तो इसके जरिए से लेंथ निकालो या फिर इसके जरिए से लेंथ निकालो, आई बात समझ में। और ब्रेड्थ इसके जरिए से निकालो या फिर इसके जरिए से निकालो, एक ही बात है। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहिए तो जल्दी से ले लो। चैट चालू रखा हूँ क्या मैंने, हाँ चैट ऑन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चैट्स ऑफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए रहेंगे अभी तक के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे करके वापस से एक बार देख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, ठीक है। सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, ठीक है। एक ये कंडीशन है। दूसरी क्या दे रहा है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, if we double the age of father
एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन। सन की एज में अगर फादर की एज को डबल करके ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 95 मिलेगा। वी विल गेट 95। द सम इज 95। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस अपने को क्या करनी है, दोनों की फाइंड करनी है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, चलो देखो एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन समझ में आता है कि देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं फिर। क्वेश्चन समझ में आया, देखो जरा जल्दी से। सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है ना, किसका सम, हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। किसका एडिशन कर रहे हैं, फादर्स की एज का और सन की एज के 2 गुणा का। ठीक है, ये 2 चीज़ें क्या हो रही है, ऐड हो रही है। मान लो कि फादर की एज x है और जो सन की एज है वो y है, प्रेजेंट एज। हाँ, सन फादर की एज x मान रहे हैं और सन की एज को y मान रहे हैं, तो ट्वाइस द एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी, है ना? समझ में आया? तो इन दोनों का सम इन दोनों का एडिशन, ठीक है, x प्लस 2y इज 70। x प्लस 2y कितना है, 70 है। ये पहली कंडीशन अपने को मिली। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर की एज को अगर डबल कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, 2x कर देंगे। समझ में आया? एंड ऐड इट, ठीक है, किस में ऐड करेंगे, सन की एज में। ठीक है, सन की एज कितनी है, y है। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 2y नहीं कर देना। यहाँ पर उसने बोला था ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिर्फ सन्स एज बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 गुना वगैरह नहीं करना है, सन की एज में डायरेक्टली ऐड करना है जो कि y है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बोल रही है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि x और y की वैल्यू को अपने को फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो पहली कंडीशन से क्या मिला, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, और दूसरी कंडीशन से मिल रहा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। समझ में आ गया? तो कल करके लेकर के आना और वैल्यूज़ बताना x और y की क्या मिली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए जल्दी से। श्योर बेटा, तुम लोग को ही करना है खुद से हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन पसंद है आपको। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए सबने? ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। बस इक्वेशन बनाना है ना, इम्पॉर्टेंट है। इक्वेशन बन गया तो फिर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ओके बेटा, आंसर भी आ गया जीशान का, चलो ठीक है, वेरी गुड। चैट ऑफ कर जाओ, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन लिखने का वक्त नहीं है, मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को डिस्प्ले करवा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। देखो ज़रा समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो पढ़ लो ज़रा, जल्दी से पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से रीड करो, जल्दी से रीड करो एक बार, फिर सॉल्व करेंगे उसको। ओके, रीड कर लिए, रीड कर लिए, हो गया रहेगा अभी तक के। चलो अब सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने को, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक है ना, तो पहले तो फ्रैक्शन बना लेते हैं कि इधर साइड में समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन। एक फ्रैक्शन है, मान लेते हैं उसका न्यूमरेटर x है और उसका डिनोमिनेटर क्या है, y है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर, शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो, नर्स एंड डॉक्टर नहीं है। ठीक है ना, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी
एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली यानी कि इज्जत के साथ, है ना। पता है सबको रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं? न्यूमरेटर को x मान रहे हैं, डिनोमिनेटर को y मान रहे हैं। पहला जो लिखा हुआ है वो पहले के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, दूसरा दूसरे के साथ, ठीक है। चलो, तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अब पहली कंडीशन क्या बोल रहा है वो देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी कि y, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज यानी कि इक्वल टू, इज यानी कि इक्वल टू 4 मोर, 4 मोर यानी कि 4 ज़्यादा है, ठीक है। 4 मोर यानी कि 4 ज़्यादा। अब किससे ज़्यादा है तो वो बता रहा है आगे किससे ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है y, ये न्यूमरेटर के 2 गुणा से 4 ज़्यादा है, यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। समझ में आया, ठीक है ना। ट्वाइस द न्यूमरेटर यानी कि x का 2 गुणा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या बोल रही है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का कितना गुणा, 12 गुणा बन जाता है। कब लेकिन, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अगर मैं दोनों में से 6 घटा दूँ, ठीक है ना, न्यूमरेटर में से भी 6 घटा दूँ और डिनोमिनेटर में से भी 6 घटा दूँ, तो एक नया फ्रैक्शन मिलेगा अपने को। ये क्या बन गया, अपना नया फ्रैक्शन बन गया। तो अब जो डिनोमिनेटर है, नए फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, दिस डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स दिस न्यूमरेटर। समझ में आया। देखो अच्छे से पढ़ो इस चीज़ को, इंग्लिश अच्छी नहीं होने की वजह से ना दिक्कत होती है, समझ में नहीं आते क्वेश्चंस। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर जो है ये कितना गुणा हो जाएगा, 12 गुणा हो जाएगा न्यूमरेटर के, ठीक है। डिनोमिनेटर इज 12 इंटू न्यूमरेटर। कब होगा लेकिन ऐसे, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अगर दोनों को मैं 6 से घटा दूं तो। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कौन है, y माइनस 6 है, और न्यूमरेटर कौन है, x माइनस 6 है, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे, एक आइडेंटिटी, पूरा एक एक्सप्रेशन है वो। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू x माइनस 6। ये दूसरी कंडीशन अपने को बता रही है, तो यहाँ लिख लेंगे उसको भी। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन से अपने को क्या पता चला कि जो y माइनस 6 है नया डिनोमिनेटर इज 12 इंटू नया न्यूमरेटर। क्लियर हो गई बात। इसको सॉल्व करेंगे, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना ये, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 12 इंटू 6 72, ठीक है। ओके, अब ये माइनस 6 को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 12x माइनस 72 प्लस 6। ये हो गया y इक्वल टू 12x माइनस 72 प्लस 6, यानी कि कितना हो जाएगा 66, है ना, माइनस 66, ठीक है। तो 12x माइनस 66 ये क्या है, दूसरा इक्वेशन है। अब देखो सॉल्व करने के बहुत से तरीके अपने पास, बोला नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि क्रेमर्स रूल से ही करना है या साइमल्टेनियसली ही करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्रेमर्स रूल भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं। लेकिन अपने को पता है बेवकूफ़ तो है नहीं, ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो क्रेमर्स रूल इस्तेमाल करते हैं, या तो एलिमिनेशन इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेस्ट यहाँ पर कौन पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ेगा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 4 के बराबर है। इस y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। y क्या है, 2x प्लस 4 है, तो 2x प्लस 4 y की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, तो उसको इधर लिख देंगे। 1 की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2x प्लस 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डाल दो। ऐसे ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डाल दो, यानी कि y की जगह 2x प्लस 4 लिख दो। तो यहाँ पर y की जगह क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 आ जाएगा। लिख लूँ, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12x माइनस में 66। क्लियर हो गई बात। ये माइनस 66 को इधर खींच लेते हैं, 2x को उधर दे देते हैं, तो माइनस 66 इधर आकर के प्लस 66 हो जाएगा। प्लस में 4 है और यहाँ पर 12x माइनस 2x हो गया। 66 प्लस 4 70 होता है, 12x माइनस 2x 10x होता है। यही बात समझ में, 10 को नीचे भेज देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। चलो अब क्या करो, ये x की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन 1 में डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर फ्रैक्शन आप लोगों को लिख करके बताना है कि भाई वो फ्रैक्शन क्या है, तो x अपॉन y कर देना। यही बात समझ में, यानी कि 7 अपॉन समथिंग जो भी वैल्यू आएगी 14 प्लस 4, 7 अपॉन
7/18, ये फ्रैक्शन अपने को मिलेगा। y की वैल्यू क्या आएगी, 18 आएगी, है ना, बराबर 2 7 14 + 4 18। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन अपने को मिलेगा। समझ में आ गया कैसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो जरा, चैट्स ऑन कर देता हूँ मैं। चलो, डाउट है जल्दी से पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझा सबको? नो डाउट, बहुत अच्छे बेटा, गुड। मारिया का भी हो गया। बॉयज़ कहाँ हैं यार, बॉयज़ बहुत कम एक्टिव रहते हैं। जीशान के मैसेज आ रहे हैं सिर्फ बस, और कोई है नहीं। इम्तियाज़ भी अभी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है। ओके, इम्तियाज़ आ गया। चलो ठीक है बेटा, करेक्ट है। y की वैल्यू 18 है। हमको फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x/y यानी कि 7/18। ठीक है, देखो जो मैंने जो एक्सट्रीम राइट में जो पार्ट लिखा हुआ है ना, ये सम का पार्ट नहीं है, आप लोग के सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वो लिखा है। तो वो आप लोगों को सॉल्यूशन में नहीं लिखना है ना, यही वाला पार्ट खाली आप लोगों को लिखना है। जहाँ से मैंने फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन लिखा हो ना, वो वाला पार्ट आप लोग को सिर्फ एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलो हो गया। ओके, बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए रहेंगे सब लोगों ने अभी तक के। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ला लेता हूँ आप लोगों की, जल्दी से आप लोग इसको पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, रीड करो जल्दी से। समझ में आता है क्या इंग्लिश में? इंग्लिश में बड़ी दिक्कत है अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो रीड कर लिए रहेंगे अभी तक के क्वेश्चन आप लोगों ने, और आई गेस कि समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। ठीक है, चलो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। एक ट्रक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 टन्स की है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 1 टन जो होता है वो 1000 kg के बराबर होता है। कितने kg के? 1000 kg के बराबर होता है। ठीक है, तो 10 टन्स कितने kg के बराबर हो जाएगा? 10,000 kg के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एक ट्रक है जिसके अंदर हम लोग 10,000 kg तक का जो मटेरियल है वो उसके अंदर लोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास 2 तरीके के बॉक्सेस हैं, ए और बी। 150 ए बॉक्सेस हम लोग डाल सकते हैं उसमें, और 100 बॉक्सेस बी के डाल सकते हैं, तब जाकर के ट्रक का जो लोड है वो फुल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 150 ए प्लस 100 बी, ये दोनों मिला करके ट्रक को क्या कर दे रहे हैं, फुल कैपेसिटी पे लोड कर दे रहे हैं। यानी कि 150 ए प्लस 100 बी की जो वेट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10,000 kg हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, चलो ओके। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, इट वेज 10 टन्स। ओके, वो तो हो गया। हाँ, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B। अगर मैं ट्रक के अंदर 260 बॉक्सेस ए के डाल दूं तब भी ट्रक फुल नहीं होगा। ट्रक फुल कब होगा, जब उसके अंदर मैं और 40 बॉक्सेस बी के भर सकता हूं। ठीक है ना, यानी कि ट्रक की कैपेसिटी अभी फुल नहीं हुई। 260 बॉक्सेस ऑफ ए डालने के बाद भी ट्रक के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो
बी के 40 बॉक्सेस एकोमोडेट कर सके, यानी कि ए के 260 प्लस बी के 40 डालेंगे तब जा करके ट्रक फुल होगा, यानी कि 10,000 kg पे पहुंचेगा। समझ में आया? तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। बॉक्स ए का भी वेट पता करना है और बॉक्स बी का भी वेट पता करना है। ठीक है, तो ए के वजन को x मान लेते हैं और बी के वजन को y मान लेते हैं। ठीक है ना, चलो तो सोल्यूशन देखेंगे। लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए and B x and y kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इज्जत के साथ ए का वजन कितना है x kg मान लिए और b का वजन कितना मान लिए y kg मान लिए। ठीक है, अब देखो एक चॉकलेट अगर मैं पूछूं, मैं बताऊं एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की है तो 2 चॉकलेट कितने की हो जाएगी, 10 रुपीज़ की। क्या करें आप लोगों ने, मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं 5 चॉकलेट कितने की, एक 5 रुपये की, तो 5 कितने की, 5 × 5 यानी कि 25 रुपीज़ की। आई बात समझ में? अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि x चॉकलेट कितने की, तो आप बोलोगे एक चॉकलेट 5 की, तो x चॉकलेट्स कितने की हो जाएंगी, 5x रुपीज़ की हो जाएंगी। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो एक बॉक्स ए का वजन x kg है तो 150 ए बॉक्सेस कितने के हो जाएंगे, 150 × x के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन अपने को ये कह रही है कि ए 150 बॉक्सेस रखने पे अपने को कितना वजन मिलेगा, 150 × x kg। ठीक है, उसमें और क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉक्सेस बी भी ऐड कर रहे हैं। कितने, 100 बी बॉक्सेस ऐड कर रहे हैं। एक बॉक्स बी का वजन कितना है, y kg, तो 100 का कितना होगा, 100 × y। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 100y और ये दोनों मिला करके कितना वजन हो रहा है, 10,000। समझ में आ गया? ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन 260 × x प्लस में 40 × y इक्वल टू 10,000। क्लियर हो गई बात? ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो 50 को कॉमन निकाल सकते हो। 50 कॉमन निकालोगे, इसको इधर भेज दोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 52 × 200। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर नंबर्स बड़े बड़े लग रहे हैं, अरे बाबा बहुत बड़े बड़े नंबर हो रहे हैं, है ना, बीपी हाई होता है अगर, तो क्या करने का, कॉमन निकाल लेने का। देखो 150 और 100 में 50 कॉमन है, तो 50 कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x + 2y। उस 50 को क्या कर दोगे, राइट हैंड साइड पे भेज दोगे, इधर पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता बता देता हूँ इलैबोरेट करके। देखो 150x है प्लस 100y है इज इक्वल टू में क्या है, 10,000। ठीक है, ओके। अब देखो 150 कितना होता है, 50 × 3 से होता है, 50 × 3x प्लस 50 × 2 कितना होता है, 100 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर 10,000 ही रहने देते हैं। देखो 50 दोनों के पास है, इसके भी और इसके भी, कॉमन बाहर निकाल लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 3x प्लस में यहाँ से क्या बचा 2y इज इक्वल टू 10,000। ये 50 मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड में चले जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x + 2y इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 50। ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 × 2 10 हो गया और 2 0 एज इट इज़। तो इस तरीके से ये इक्वेशन अपने को मिला है। अगर सिंप्लीफाई नहीं करना है तो इसको लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो इतना काफ़ी है ना। अब आगे तो सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आता ही है आप लोगों को, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोग ने अभी तक के। तो ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, इसको भी चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से देखो 40 कॉमन नहीं निकलेगा, शायद 20 कॉमन निकलेगा। यहाँ से जो भी कॉमन निकलेगा उसको निकालो, दोनों को सिंप्लीफाई करो और फिर सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। कल चाहिए मुझे आंसर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वो भी इंग्लिश में, जरा देखो रीड करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह पता है कि नहीं, साइंस पढ़े ही होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, देखो समझता है क्या इंग्लिश में। जल्दी जल्दी। साइंस और मैथ्स का मिक्सचर है, जिन दो सब्जेक्ट से भागते हो वो दोनों मिल करके आ गए क्वेश्चन में। पढ़ो जरा जल्दी से, देखो समझता है क्या क्वेश्चन।
चलो आई गेस पढ़ लिए रहेंगे अभी तक के क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका, ठीक है। ओके, मिटा देता हूँ। देखो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिसको नहीं समझा ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ 900 किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 900 किलोमीटर का, अरे 1900 है, सॉरी 1900 किलोमीटर, ठीक है। एक पूरा सफ़र है 1900 किलोमीटर का, ठीक है। उसमें एक बंदा है विशाल, ही ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ये जो 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें से इसने कुछ हिस्सा बस से किया है ट्रेवल और कुछ हिस्सा एरोप्लेन से किया है, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ हिस्सा बस से ट्रेवल किया और कुछ हिस्सा एरोप्लेन से किया है। बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बस की जो स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है। और जो एरोप्लेन की स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ओके, ये क्या है? स्पीड ऑफ एरोप्लेन है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है वो? इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 5 आवर्स। टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। समझ में आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये अपने को पता लगाना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर अपने को क्या क्या दिख रहा है? स्पीड दिख रही है, टाइम दिख रहा है और डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। इन तीनों चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं एक साथ तो एक फॉर्मूला याद आता है। किसका? स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला किसी को पता है? स्पीड का फॉर्मूला पता है किसी को? स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, प्रिसाइज रहने का। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अभी वक्त नहीं है इसके लिए हम लोग ऐसी छोटा सा लिख दे रहे हैं। तो कोई भी स्पीड का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलोगे? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा? स्पीड, ये जो डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इस फॉर्मूले। ये फॉर्मूला हमारे काम में आएगा, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा काम, इसके लिए ये वाला बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा? स्पीड इनटू टाइम से। समझ में आ गई बात? अच्छा अब देखो बस की जो स्पीड है वो एसबी माना हूँ मैंने, एंड इट इज़ इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। और जो एरोप्लेन की स्पीड है उसको मैंने ऐसे माना हूँ और वो कितनी है? 700 किलोमीटर पर आवर है। अब कुछ हिस्सा वो बस पे कर रहा है, कुछ हिस्सा एरोप्लेन पे कर रहा है। तो कुछ वक्त उसको बस में लगेगा और कुछ वक्त एरोप्लेन में लगेगा। तो जो बस में उसको वक्त लग रहा है मैं उसको टीबी बोल देता हूँ, और जो वक्त उसको एरोप्लेन में लग रहा है उसको मैं टीए बोल देता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। चलो अब ये दोनों मिला करके टीए और टीबी मिला करके कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। जो वक्त बस पे लग रहा है और जो वक्त एरोप्लेन पे लग रहा है वो दोनों मिला करके टोटल जर्नी हो रही है, और टोटल जर्नी के लिए कितना उसका टाइम जा रहा है? 5 आवर जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा बस के डिस्टेंस को कितना मान लेता हूँ मैं? x मान लेता हूँ। बस के डिस्टेंस को कितना मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। और जो एरोप्लेन का डिस्टेंस है उसको क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ बस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस ऑफ बस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बस इंटू टाइम ऑफ बस। समझ में आया? डिस्टेंस ऑफ बस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बस इंटू टाइम ऑफ बस, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो डिस्टेंस ऑफ बस कितना है? x है ना। अच्छा स्पीड ऑफ बस इंटू टाइम ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस कितनी है? 60 है, तो यहाँ 60 लिखेंगे, इंटू टाइम ऑफ बस कितना है? टीबी लिख लेते हैं, उसको टीबी मानते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो x कितना आ गया? x इज इक्वल टू 60 टीबी आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 टीबी आ गया। अच्छा और आगे बढ़ते हैं। एरोप्लेन की अगर मैं बात करूँ तो एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एरोप्लेन, है ना। ऐसे लिख के दिखा देता हूँ एक बार, SA इंटू में टाइम ऑफ एरोप्लेन, टाइम ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी है? 700 इंटू टाइम ऑफ एरोप्लेन कितना है? TA। डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन क्या मान रहे हैं हम लोग? y मान रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने को दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, x इक्वल टू TB एंड y इक्वल टू 700 TA, ठीक है ना। ये दो इक्वेशंस अपने को मिले। एक और एक बात है, TA प्लस TB कितना होना चाहिए? 5 आवर्स होना चाहिए। ये टोटल टाइम है ना, ये टोटल टाइम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहाँ से दूसरी कंडीशन मिलेगी, TA प्लस TB इज इक्वल टू 5। ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से TA की वैल्यू निकालता हूँ
और यहाँ से टीबी की वैल्यू निकालता हूँ, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई को। ठीक है, चलो एक और एक आसान तरीका भी है इसका, वो भी मैं बताता हूँ। हो सकता है ये आप लोगों को टफ लग रहा होगा, एक ईजी तरीका भी है, मैं वो भी बता दूंगा। पहले इसको समझ लो, ठीक है। इसको स्टार्ट कर दिया हम लोग ने, तो अभी इसको समझ लेते हैं। और काफ़ी रफ बताया हूँ मैं इसको, दूसरा जो मेथड है वो थोड़ा अच्छे से लिख करके बता दूंगा। अब देखो टी ए की वैल्यू क्या है, टी ए की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो y/700 हो जाएगी, ये हो गया y/700, समझ में आया। प्लस टीबी की वैल्यू क्या है, टीबी की वैल्यू निकालोगे तो x/60 आएगी, x/60 इज इक्वल टू 50, समझ में आ गया। अच्छा देखो बस का जो डिस्टेंस है वो x है और एरोप्लेन का जो डिस्टेंस है y है, दोनों डिस्टेंस मिलाओगे तो 1900 मिलेगा। यानी कि एक और एक इक्वेशन है अपने पास, x + y = 1900। मैं मानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं आसान तरीका भी बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो होल्ड करो, x + y = 1900 है, तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी, y = 1900 - x, ठीक है। तो y की जगह 1900 - x में यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा 1900 - x/700 प्लस x/60 इज इक्वल टू 5। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और x की वैल्यू निकाल लोगे, और x ही अपने को चाहिए था, समझ में आ गया। चलो एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो इससे ज़्यादा आसान है, ठीक है ना, उसको देखते हैं हम। ये थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन खैर एक और एक मेथड बता देता हूँ मैं, ठीक है। चलो फिर से बता देते हैं अच्छे से लिख करके। ओके देखो 1900 किलोमीटर ट्रेवल करना है विशाल को, कुछ हिस्सा वो बस पे कर रहा है और कुछ हिस्सा एरोप्लेन पे कर रहा है, कुछ हिस्सा बस पे कुछ हिस्सा एरोप्लेन पे। स्पीड ऑफ बस कितनी है 60 और स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी है 700 है, ठीक है। जो बस पे उसको टाइम लग रहा है ना, टाइम जो बस पे उसको टाइम लग रहा है, मैं मान लेता हूँ कि वो x है। पहले हमने क्या माना था, डिस्टेंस को x माना था, अभी किसको मान रहे हैं, x, टाइम को मान रहे हैं। तो जो बस के लिए टाइम लगा उसको मैं x मान रहा हूँ, और जो एरोप्लेन के लिए टाइम लगा मैं उसको क्या मान रहा हूँ, y मान रहा हूँ। अब बताओ टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स है, टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स है, यानी कि x + y = 5 है, पहली कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, let the time taken to travel by bus and aeroplane be x hours and y hours respectively, ठीक है। since total time for journey is 5 hours, therefore x + y = कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन अपने को मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, इस मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टोटल जर्नी के लिए 5 घंटे लग रहे हैं। हम लोग ने सपोज किए कि जो बस का टाइम है वो x है और जो एरोप्लेन का टाइम है वो कितना है y है, यानी कि x + y मिला करके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन अपने को मिल गया, ठीक है। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। अब देखो जो बस का डिस्टेंस है उसको मैं dB मान लेता हूँ, और जो एरोप्लेन का डिस्टेंस है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, dA मान लेता हूँ। बस के डिस्टेंस को dB मान लेते हैं और जो एरोप्लेन का डिस्टेंस है उसको क्या मान लेते हैं, dA मान लेते हैं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, या फिर ऐसे बोले स्पीड इंटू टाइम, फ़र्क नहीं पड़ता, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो बस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बस इंटू टाइम ऑफ बस। समझ में आ रही बात है ना। ये साइड में लिखने की चीज़ है, खाली आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए, सब में इसको बताने की जरूरत नहीं। अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ बस कैसे मिलेगा, स्पीड ऑफ बस इंटू टाइम ऑफ बस। बस की स्पीड कितनी है 60 इंटू टाइम ऑफ बस कितना है x, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्या मिल गया अपने को, dB मिल गया। ओके दूसरी चीज़ dA भी निकाल लेते हैं। dA कैसे मिलेगा, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इंटू टाइम ऑफ एरोप्लेन। स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी है 700 है, इंटू टाइम ऑफ एरोप्लेन कितना है y है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 700y हो गया, तो ये क्या मिल गया, d ऑफ a मिल गया। अब हमें पता है कि बस का डिस्टेंस और एरोप्लेन का डिस्टेंस दोनों मिला करके 1900 होना चाहिए, दोनों मिला करके 1900 होना चाहिए, यानी कि dA + dB इज इक्वल टू 1900, ठीक है। dA कितना है 700y, dB कितना है 60x इज इक्वल टू 1900, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये दूसरा इक्वेशन है अपने पास, ठीक है। चलो तो ये इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, ये तो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए हो गया। अब इसको लिखना कैसे, इसको रहने देता हूँ, अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। नाउ
वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये लिख करके बताना पड़ेगा फॉर्मूला आप लोगों को सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑन बस, डिस्टेंस कवर्ड ऑन बस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बस इनटू टाइम ऑफ बस। बस का टाइम कितना है x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60x। उसी तरीके से डिस्टेंस ऑन एरोप्लेन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑन एरोप्लेन इज इक्वल टू 700y। आप लोग शॉर्टकट में नहीं लिखोगे, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। तो बस का डिस्टेंस कितना हो गया 60x और एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना हो गया 700y। बट टोटल डिस्टेंस कितना है, बट टोटल डिस्टेंस इज 1900 किलोमीटर, ठीक है ना। देयरफॉर 60x प्लस 700y इज इक्वल टू 1900। समझ में आ गया। अगर पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, या ऐसे समझो यहाँ से 10 कॉमन निकाला, तो यहाँ से 10 कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6x मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 70y मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो 10 बाहर आया था उसको नीचे भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक स्टेप करके देखो आप लोग, 10 कॉमन निकाल करके देखो, क्लियर हो जाएगा कि कैसे कर रहे हैं। या ऐसे समझो कि पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। आप चाहो तो 20 से भी डिवाइड कर सकते हो। ये सिंपल होने के बाद इसको और सिंपल बना सकते हैं। 3x प्लस 35y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी सॉल्व करके बता दो जरा जल्दी से x की वैल्यू। चलो जल्दी से x और y की वैल्यू निकालो। अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ऑन बस, अपने को 60x की वैल्यू चाहिए, है ना। ये अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, ये फाइंड आउट करना है। 60x फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या करो, y को एलिमिनेट करो। y को कैसे एलिमिनेट करोगे, इसको क्या करो 70 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल गई, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस ऑन बस आ गया। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। मैं 3 मिनट का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, 3 मिनट, ठीक है। चैट भी ऑन कर देता हूँ। जल्दी से 3 मिनट है आप लोगों के पास, सॉल्व करके बताओ। तीन मिनट के अंदर सॉल्व करके बताओ जरा जल्दी से। 1 मिनट हो गया है, 2 मिनट बचे हैं। इक्वेशन सॉल्व करने डायरेक्ट। पहले इक्वेशन को 70 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आप लोगों को पहले y की वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा क्या करो, पहले इक्वेशन को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x की वैल्यू मिलेगी, 60x में डाल दो, वहाँ से आपको बस का डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो जल्दी जल्दी। आया किसी का आंसर आया? 1 मिनट बचा है सिर्फ। x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150 नहीं बेटा, गड़बड़ तो नहीं किया तुमने? तो तुम डिस्टेंस बता रहे हो, x की वैल्यू नहीं आएगी 150। गलत है अफीफ़ा, गलत है बेटा। x की वैल्यू 150 नहीं आएगी।
हाँ ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 65/16 आ रहा है x। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हम लोग ने? x + y = 5 RG है ना क्वेश्चन में, वो तो बराबर है। और डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ऑन बस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो 16 × x हो गया, 700 × y हो गया। 16 × x + 700 × y। पॉइंट में मत निकालो ना बेटा उसको, वैसे ही रहने दो, फ्रैक्शन में रहने दो और डायरेक्ट 60 × x कर दो। 60 × x कर दो डायरेक्ट। नहीं, लेकिन उससे फिर आंसर आएगा नहीं अपना 150। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हम लोग ने? क्वेश्चन तो बराबर है ना। 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रेवल 60 km/h से। ज़ीरो 0.4 नहीं बेटा, गलत है। 0.4 तो नहीं आएगा x। ठीक है चलो देखते हैं, कुछ मिस्टेक हुई होगी फिर शायद। मुझे तो लग नहीं रही है वैसे कोई मिस्टेक। x + y = 5। 60x + 700y = 1900 ही है ना किलोमीटर। 1900 किलोमीटर ही है। तो डिस्टेंस, बस का डिस्टेंस 16 × x 700 × y = 1900। ठीक है चलो देखते हैं, कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई यहाँ। मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ क्या आता है आंसर। इसको अगर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70x + 70y = 5 × 7 35 350 हो गया। ठीक है। अच्छा ये दूसरा इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। 70x + 70y = 350 माइनस में 6x प्लस में 70y = 190। ठीक है, माइनस कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होती है, सबकी साइन बदल जाती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -6x, हो जाएगा -70y, हो जाएगा -190। तो 70y -70y कैंसिल हो गया, 0। ठीक है ना। 70x - 6x कितना हो जाएगा, 64x = 350 में से 190 चला गया तो 260। ठीक है, 260 बचेगा, नहीं 160 बचेगा, सॉरी। ठीक है, ओके, तो बराबर। अच्छा x = कितना हो जाएगा, 160/64। देखो क्या मिस्टेक किया हो तुम लोग ने। क्या आ रहा था तुम्हारा फाजिला, 65/16। अच्छा चलो ठीक है, x की वैल्यू इतनी मिल गई ना, तो 16 × 4 और 16 × 1 10/4 आ रहा है। 10/4 आ रहा है, देखो 10/4। मारिया क्या किए हो, 4/10 होता ना तो 0.4 होता। ठीक है मारिया, 4/10 होता तो 0.4 होता। 4/10 होने पे 0.4 होता है। ठीक है ना, 10/4 पे 0.4 नहीं होगा। 4/10 होता तो 0.4 होता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तुमने 0.4 निकाले हो, गलत है। 10/4 होगा तो 0.4 नहीं होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिली, 10/4 यानी कि 5/2। ठीक है, तो x की वैल्यू 5/2 आ गई, इसमें डाल दो। समझ में आया कुछ? देखो तुम लोग ने कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। चलो x की वैल्यू आ गई अपने पास। x की वैल्यू कितनी आ गई, एक 0 गुल कर दिए थे तुमने फाजिला, है ना। चलो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, x नहीं निकालना था। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस = 60x। 60x यानी कि 60 × 5/2।
ठीक है। 2 इंटू 30 इंटू 5 बचा, तो 30 इंटू 5 कितना होता है 150 होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन बस कितना है 150 किलोमीटर। ये है अपना फाइनल आंसर। एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी थी, 60 एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ये क्वेश्चन में पूछ रहा था अपने से, समझ में आ गया? ठीक है, चलो सब कुछ सही था। तुम लोग के कैलकुलेशन में गड़बड़ है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कैलकुलेशंस में ऐसी गड़बड़ होगी, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी गड़बड़ करके आओगे। फिर यहाँ मिस्टेक करोगे चल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं चलेगा। 1 साल है, इतनी प्रैक्टिस करो कि एकदम अच्छे से कैलकुलेशंस आ जाने चाहिए। ठीक है, ओके। देखो आ गया सबका, देख लो ज़रा। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो जल्दी से। मेन तो यही वाला पार्ट है बस, इसके आगे फिर आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, चलो ठीक है। ओके, अब देखो कल लेक्चर रखना है कि नहीं रखना है बताओ। कल लेक्चर ले लूँ कि परसों लूँ? कल के लिए बताओ ज़रा जल्दी से, क्या करना है? कल लेक्चर लूँ कि नहीं लूँ? कल लूँ या परसों लूँ? बताओ जल्दी से। गुड बेटा, इम्तियाज़ गुड। कल चाहिए लेक्चर? ओके ठीक है। और कौन बोल रहा है कल किसको लेक्चर चाहिए? कल लेते हैं या परसों लेते हैं? अच्छा कल चाहिए। आप लोग आओगे सब? फाजिला आएगी, इम्तियाज़ भी आएगा, अफीफ़ा भी आएगी, जीशान भी आएगा। ओके गुड, चलो ठीक है, कल रख लेते हैं फिर एक लेक्चर कल। लेकिन फिर थोड़ा कम लेना पड़ेगा। अनस भी आएगा, मारिया भी, गुड। कल ले लेंगे लेक्चर, लेकिन कल का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा फिर, क्योंकि मुझे कल 12th वालों का भी लेक्चर लेना है। ठीक है, वो कल के दिन शेड्यूल हुआ है, तो कल 12th का भी लेक्चर रहेगा। तो कल भी ले लेते हैं, परसों भी ले लेते हैं, दोनों दिन ले लेते हैं। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना? चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या बाकी है अभी इसके अंदर? तो देखो प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ, वो सब तुम लोग को करने हैं। जो बचेंगे वो मैं करूँगा। प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस होने के बाद भी चैप्टर खत्म नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपने को है ना सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो करने हैं। किसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल? सारी एक्सरसाइज के नहीं, ये जो वर्ड प्रॉब्लम से पहले जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है ना, बहुत बेहतरीन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है उसमें। ठीक है, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल करेंगे कौन से? प्रैक्टिस सेट 1.5 से पहले वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, वो अपने को करने हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रॉब्लम सेट करना है, प्रॉब्लम सेट करना है, टफ क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट के। देन उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने। देन उसके बाद 21 सेट में चैलेंजिंग क्वेश्चंस करके एक सेक्शन होता है। ठीक है, आप लोग को लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो क्या करेंगे अभी? कल इंशाल्लाह प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को करते हैं। कल अगर वक्त बचेगा तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी कल स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखेंगे और चैलेंजिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो हॉट्स बोले जाते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग उसके बाद वाले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, वो 21 में से मैं लूँगा। समझ में आया सबको? अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आउट ऑफ लाना है तो चैप्टर को निचोड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी नहीं है, इससे आप लोगों का सिर्फ 90 या 95% आएगा। अगर 100% स्कोर करना है तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस, हॉट्स के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सेट्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल आओगे ना तो पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आओगे तो आसानी होगी फिर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब होमवर्क दे रहा हूँ, ज़रा देख लो जल्दी से। प्रॉब्लम सेट में से आप लोगों को क्वेश्चंस होमवर्क में सॉल्व करने, कौन कौन से करने वो देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीटेड है, MCQs था, कल के लेक्चर में हम लोग ने उसको देख लिया। अभी आगे क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, एक्टिविटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे ना बेटा मैथ्स, उतना अच्छे से आएगा। और अभी फ्री बैठे हो, लॉकडाउन है,
है ना। तो वक्त बर्बाद करने से अच्छा ज़्यादा वक्त इसमें लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से 5 सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th क्वेश्चन है ना वो आता है तो ट्राई करो, 5 का 5 अगर आता है तो ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लो, उसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, कल के लेक्चर पे बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 6। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो आज किए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला वाला तो रहने दो तुम लोग, ठीक है। दूसरा वाला कर लो, तीसरा वाला कर लो, चौथा वाला कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 में 2, 3 एंड 4 करो, बाकी के मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो और क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं बता दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं बता दूंगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 के तरह एक सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट तुम लोग कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया। चलो इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में मिले हैं, सारे के सारे करो, कल के कल नहीं बताना है, इनको ट्राई करो, ये वीक के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलो x = 30, y = 55, ओके बेटा, गुड, अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो बस काफ़ी आज के लिए इतना। कल मिलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 11:15 को ही रहेगा लेक्चर। एक बार यूट्यूब पे आ करके मेरे चैनल पे शेड्यूल देख लेना, अगर हो सकता है दूसरा भी लेक्चर लेना हो तो थोड़ा जल्दी ले लूँ, 11 बजे आ सकता हूँ लेक्चर लेने के लिए, ठीक है। तो एक बार यूट्यूब पे आके चेक कर लेना कि लेक्चर कितने बजे का रखा गया है। ओके चलो फिर कल मिलते हैं, गुड लक। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है चलो।